हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम दो आर्टिकल है उसको पढ़ेंगे। एक तो है दैनिक भास्कर का कृषि वैज्ञानिकों को शोध की दिशा बदलनी होगी, और दूसरा एक आर्टिकल है हिंदुस्तान का सियासी शहमात के खेल में कृपया संसद को ना उलझाएं। तो दोनों ही जो है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। कृषि जो है वो जीएस पेपर 3 जो होता है उसमें कृषि एक पूरा टॉपिक है। उसके लिहाज से ये इम्पॉर्टेंट है कि कृषि वैज्ञानिकों को, जो कृषि वैज्ञानिक हैं, एग्रो साइंटिस्ट हैं, तो उनको शोध की दिशा जो है बदलनी होगी। जो रिसर्च है, डेवलपमेंट है, आर एन डी जिसको कहा जाता है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसकी दिशा बदलनी होगी। तो क्या है इस आर्टिकल में, चलिए हम पढ़ते हैं और चीज़ों को समझने का, याद करने का प्रयास करते हैं जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है, ये सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर के बढ़ने से खेती के ऊपर जो है बड़ा ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से एक पर्यावरणीय संकट, कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो कहीं टेम्परेचर कम हो रहा है, कहीं बारिश ज़्यादा हो रही है, कहीं बारिश कम हो रही है, कहीं सूखा हो रहा है, कहीं बाढ़ हो रहा है। तो इस कारण से खेती के ऊपर बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इससे कई सारे जो खेती हैं जिनको पानी ज़्यादा चाहिए होता है तो उनके ऊपर भी नुकसान हो सकता है, या कुछ ऐसे फसलें हो सकती हैं जो ज़्यादा टेम्परेचर को सह नहीं सकती हैं तो उसके लिए नुकसानदेह हैं। तो इस प्रकार से जो पर्यावरण परिवर्तन होता है खेती के ऊपर, इसका बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो पर्यावरण परिवर्तन का सबसे बड़ा असर कृषि पर पड़ रहा है। मार्च में बारिश हुई, पता है आपको कि मार्च में जो है, मार्च 2023 में लगातार, मतलब लगातार क्या, कुछ बूंदाबांदी, एक आध बार बारिश, ऐसा कुछ हुआ। बाकी कसर आंधी और ओलों ने पूरी कर दी। अभी कोई मध्य प्रदेश का वीडियो देख रहे थे, उसमें हुंजा से कोई स्थान है एमपी का, तो वहाँ पर क्या बड़े बड़े ओले गिर रहे थे, बर्फ़ के टुकड़े गिर रहे थे, बहुत तेज़ी से गिर रहे थे। अब ये जो ओले हैं वो गिरेंगे, बेमौसम गिर रहे हैं, बारिश आ रहा है, बेमौसम बारिश आ रहा है। तो ऐसे में जो फसलें हैं, गेहूँ है, मतलब जो भी रबी के क्रॉप्स हैं उसके ऊपर बड़ा ही ख़राब इम्पैक्ट पड़ा। भाई फसलें गिर जाती हैं, फसलें टूट जाती हैं, उनके डंठलें जो स्टॉक्स होते हैं वो टूट जाते हैं, पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। तो मार्च में बारिश हुई थी और बाकी कसर जो बचा वो आंधी और ओलों ने पूरी कर दी। देश के बड़े हिस्से में खड़ी गेहूं और सरसों की फसल बर्बाद हो गई। जबकि अंगूर, हाँ आम वाम देखिए, अंगूर, आम, धनिया, मिर्च और जीरा की फसलों पर भारी असर हुआ। हमारे आम भी खूब, मतलब बौर लगा हुआ था, सारा बौर झड़ गया। आंधी पानी है, सब बर्बाद हो गया आम। इस बार सोचा कि खाने को मिलेगा, लेकिन आम जो है सारा झड़ गया, बेकार हो गया। तो आम, धनिया, अंगूर, मिर्च, जीरा, इन सब के ऊपर बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। मार्च के जो बारिश हुआ और जो आंधी और ओला आ गया उसके बाद अलग से। पिछले वर्ष इससे उल्टा हुआ था। मार्च में ज़बरदस्त गर्मी पड़ी थी और पैदावार प्रभावित हुई थी। वर्ष 2021-22 में सितंबर से जनवरी तक समय समय पर बारिश होती रही, है ना। जो मानसून है भारत में आमतौर पर 1 जून से शुरू होता है, फिर वो जाता है जून, पूरा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 1 जून से लेकर के सितंबर महीने तक ये जाता है, 3-4 महीने बारिश होती है अच्छी खासी भारत में। अ, तो सितंबर से जनवरी तक, है ना, यानी कि इस टाइम पर क्या होना चाहिए, इस टाइम पर होना चाहिए ठंडी का सीजन, मतलब मानसून का सीजन लौटता हुआ होता है। सितंबर अक्टूबर में मानसून, जो अ, इंडियन वो है, कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट है, वहाँ से मानसून लौटता है, जिसको रीट्रेटिंग मानसून कहते हैं। भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उससे 74% बारिश होती है। जो मानसून लौट कर जाता है, जिसको रीट्रेटिंग मानसून कहते हैं, सॉरी, और उससे 13% जो है बारिश होती है। और जो पश्चिमी विक्षोभ है, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, उससे 3% बारिश होती है। इसके अलावा प्री मॉनसून रीजनल रेनफॉल जो होता है, साइक्लोनिक रेनफॉल, उससे भी 10% बारिश हो जाती है। तो सितंबर से जनवरी, तो सितंबर अक्टूबर, ये 2 महीना ऐसा है कि जिस समय मानसून लौट रहा होता है उत्तर पश्चिम डायरेक्शन से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन में मानसून लौट रहा होता है। इसे रेट रेटिंग मानसून के
कारण ही तमिलनाडु के जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर बारिश होती है। लेकिन सितंबर से जनवरी तक समय समय पर बारिश होती रही 2021-22 में। लिहाजा धान की लहलहाती फसल खेतों में सड़ गई और रबी की फसलों पर असर पड़ा। इन 3 वर्षों का रिकॉर्ड बताता है कि दुनिया में हो रहे पर्यावरण परिवर्तन का पहला और सीधा असर मौसम की अनिश्चितता के रूप में हुआ है। खड़ी फसलों की बर्बादी का मतलब है किनों के ही नहीं, खाद बीज पानी पर हुए खर्च की भी क्षति। भारत में अधिकांश खेती बटाईदार खेत मजदूर करता है, जबकि असली मालिक शहरों में रहता है। कोई भी सरकार लागत श्रम के साथ खेत का किराया मुआवजे में नहीं दे सकती। लिहाजा खेती के लिए आने वाला समय संकट का होगा। देश और दुनिया के कृषि वैज्ञानिकों को अपने शोध की दिशा बदलते मौसम के अनुरूप बदलनी होगी। पर्यावरण परिवर्तन वैश्विक मसला है और हल भी पूरी दुनिया को संयुक्त रूप से करना होगा। लिहाजा भारत की पहली ज़रूरत है कृषि की, जिससे देश के 62% लोग जुड़े हैं, इसके दुष्प्रभावों से सुरक्षित करना जिम्मेदारी है कृषि वैज्ञानिकों की। अगली खबर है, सियासी शाहमत के खेल में कृपया संसद को ना उलझाएं। संसद को ना उलझाएं किसमें? सियासी जो खेला होता रहता है। संसद में फिलहाल एक अजीब स्थिति बन गई है। आमतौर पर होता यह है कि विपक्षी दल के सदस्य सदन के वेल में आते हैं या नारेबाजी करते हैं, मगर इस बार तो सत्ता पक्ष के सदस्य भी ऐसा ही कर रहे हैं और सदन नहीं चल रहा है। यहाँ मुझे वे 2 मामले याद आ रहे हैं जब मैं राज्यसभा का महासचिव साल 2002 से 2007 तक था और सांसदों के इसी तरह के बर्ताव के बावजूद सदन अपना काम करने में सफल रहा था। पहली घटना 2003 की है। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की एक रिपोर्ट थी जिसको संसद में पेश करने की मांग तत्कालीन विपक्षी पार्टी कांग्रेस कर रही थी, मगर सीवीसी ने जब वह रिपोर्ट सभापति को सौंपी थी तब उसने इसको सार्वजनिक न करने की गुजारिश की थी। फिर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बहस हुई और अंत में सभापति ने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक न करने का फैसला किया। इसके विरोध में कांग्रेस ने वॉकआउट किया। करीब 14 दिन कांग्रेस सांसद सदन से बाहर रहे, लेकिन उन्होंने संसदीय कामकाज में कोई रुकावट नहीं डाली थी। हालांकि उस दौरान सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व कर रही भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई बिल पेश नहीं किया ताकि बिना बहस उसे सदन की मंजूरी ना मिले। इसी तरह भाजपा सांसद मुरली मनोहर जोशी ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने को लेकर एक बिल पेश किया। कांग्रेस ने इंट्रोडक्शन के समय ही उसका विरोध किया, क्योंकि उसका मानना था कि चुनावी वर्ष में इस तरह के विधेयक पेश नहीं किए जाने चाहिए। मगर तत्कालीन एनडीए सरकार अड़ी रही। तभी ऐन वक्त पर प्रणब मुखर्जी ने वोट की मांग कर दी। इस मतदान में सत्तारूढ़ गठबंधन को मात खानी पड़ी, क्योंकि उसके कई सदस्य उस समय सदन में नहीं बल्कि इधर उधर थे। दरअसल ऐसी किसी वोटिंग से पहले पूरे संसद परिसर में 3 बार घंटी बजाई जाती है और आखिरी घंटी के बाद सदन का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। इसके बाद मतदान होने तक न कोई अंदर जा सकता है और न बाहर आ सकता है। उस हार को सत्ता पक्ष ने खुशी खुशी स्वीकार किया। संसद में शोरगुल के बीच भी बिल पास होते रहे। लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति हंगामे के बीच बिल को सदन की मंजूरी दिलाने में सफल रहे। मगर मौजूदा स्थिति में न तो विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है और न ही सत्ता पक्ष कोई बिल पेश कर रहा है। संसदीय व्यवस्था में संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। इसमें लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति भी मदद करते हैं। मौजूदा गतिरोध को खत्म करने के लिए बैठकों का दौर शुरू हो गया है, मगर इनका कोई नतीजा निकलता उससे पहले ही सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को विवादित बोल के लिए 2 साल की सज़ा सुना दी।
नतीजतन शुक्रवार को दिन चढ़ते चढ़ते लोकसभा से उनकी सदस्यता जाने संबंधी अधिसूचना भी जारी हो गई। यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 102(1) के प्रावधानों और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत लिया गया है। इन सब से सियासी तापमान स्वाभाविक ही बढ़ गया है, मगर विपक्ष को इसका नुकसान कहीं अधिक हो रहा है। फिलहाल बजट तो संसद से पास हो जाएगा, लेकिन अभी न प्रश्नकाल चल रहा है जिसमें विरोधी दल के नेता सरकार से सवाल कर सकते हैं, और न ही किसी बिल पर वे अपनी बात रख पा रहे हैं। ऐसे में अब सांसदों को सदन चलाने को लेकर गंभीर हो जाना चाहिए। अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की विपक्ष की मांग को बेशक सत्ता पक्ष न माने, लेकिन उसे इस मामले पर बहस के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इससे विपक्षी दलों को भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। रही बात सत्ता पक्ष द्वारा मांगी जा रही राहुल गांधी की माफ़ी की, तो अब वह चूंकि लोकसभा सदस्य नहीं रहे, इसलिए सत्ता पक्ष भी अपनी यह जिद छोड़ और सदन को सुचारू रूप से चलने दें। जनप्रतिनिधियों को यह समझना चाहिए कि सियासी शह और मात के खेल में जनता के हितों की कतई अनदेखी नहीं हो। तो ये रहा इस वीडियो का डिस्कशन। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।